Okay, now we will basically further our discussion to the actual construction of power diode. जैसे मैंने पहले शुरू में भी आपसे कहा था कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं पावर डायोड्स के लिए वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द नॉर्मल स्मॉल सिग्नल डायोड वी आर यूज्ड टू। और यहाँ पर ये हैं कि आपको जो करंट्स कंडक्ट करने हैं वो किलो एम्स में हैं और जो वोल्टेजेस आपने ब्लॉक करनी है वो किलो वोल्ट्स में है। तो ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम स्मॉल सिग्नल डायोड। ठीक है। तो जब भी आप स्मॉल सिग्नल डायोड की बात करते हैं, स्मॉल सिग्नल डायोड्स की बात करते हैं, तो उनकी जो जब उनको बनाया जाता है या उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उधर लैटरल डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। लैटरल डिज़ाइन यूज़ किया जाता है और जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल सिग्नल डिवाइसेस जो बनती हैं, लैटरल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि वो वेरी नियर टू द सरफेस बनाई जाती हैं और उनकी जो डायमेंशंस होती हैं, सेकंड लैटरल डिज़ाइन होता है, जो डायमेंशंस होती हैं दे आर वेरी स्मॉल। डायमेंशंस जो होती हैं दे आर वेरी स्मॉल, जस्ट फ्यू माइक्रोमीटर्स जो है वो सिलिकन में जो है वो एग्जिस्ट करती होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पावर डायोड्स की, यानी जो हम यहाँ पे अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको देखेंगे कि उनका वर्टिकल डिज़ाइन होता है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बना हुआ, दे हैव ए वर्टिकल डिज़ाइन। वर्टिकल डिज़ाइन होता है। सेकंड, आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो सिर्फ फ्यू माइक्रोमीटर्स में नहीं होती बल्कि हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर्स आर इन्वॉल्व। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर्स, जस्ट फ्यू नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर्स, एंड दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स दैट यू गोइंग टू सी फॉर एज पार एज ए कंस्ट्रक्शन इज। एक पहली बात तो ये कि वर्टिकल डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं, आप इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। किलो एम्स आपने करंट चलाना है तो कोई बहुत छोटी सी डायमेंशन में ये चलेगा भी नहीं। दूसरा ये सही होता है कि आप सरफेस के नीचे बना के चला दें, नहीं, इतनी जगह है ही नहीं जिस पे चल सके। इतनी डिवाइस अगर छोटी सी जगह पे आप इतना ज़्यादा करंट चलाने की कोशिश करेंगे, लाजमी आपकी डिवाइस का मटेरियल वहाँ से फेल कर जाएगा। सो वी नॉर्मली एम्प्लॉय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे देखिए कि अच्छा खासा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जबकि जो आपकी स्मॉल सिग्नल डिवाइस है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन में बनाई जाती है। तो इसलिए ताकि आप ज़्यादा करंट चला सकें। सिमिलरली जब आपने वोल्टेज ब्लॉक करनी है तो वो ब्लॉक किधर होगी, वो ऑब्वियसली जो है वो उसको जब हम रिलेट करते हैं तो वो एक डिप्लीशन रीजन के साथ रिलेट होती है। वो डिप्लीशन रीजन किधर बनेगा, अगर जगह छोटी होगी, डिवाइस छोटी होगी, तो डिप्लीशन रीजन तो इतना आप बना ही नहीं सकते और उसके नतीजे में क्या होगा, डिवाइस फेल हो जाएगी अगर आप बना नहीं सकेंगे। सो आपको डिवाइस बहुत बड़ी चाहिए ताकि ये चीज़ें क्रिएट हो। तो ये ज़रा सा इसको अपने जहन में रखिएगा कि ये सबसे मेजर डिफरेंस है। स्मॉल सिग्नल डायोड जो है वो लैटरल डिज़ाइन में है और स्मॉलर डिमेंशंस में होते हैं, जबकि आपके पास पावर डायोड जो है वो वर्टिकल डिज़ाइन में है और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर्स की डायमेंशंस में होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा सा आपके जहन में रहे। अब आते हैं हम वापस कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो मैंने जैसे पहले बताया था, प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया था कि पावर डायोड में, इन पावर डायोड वी हैव थ्री रीजन्स होते हैं। ठीक है जी, क्या कौन कौन से हैं? पहला हमारा ऑब्वियसली हम सबको कह रहे हैं अनोड होता है, और मैंने यहाँ से बताया था कि ये हाईली डोप्ड होता है, तो हम यहाँ पे उसके साथ पी प्लस लिख देते हैं। सेकेंड जो रीजन होता है वो हम यहाँ पे जो उसको हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन, और ये लाइटली डोप्ड होता है तो हम इसके साथ एन माइनस लिख देते हैं। एंड थर्ड इज़ बेसिकली वट इज़ कॉल्ड द कैथोड, एंड इट इज़ अगेन ए वेरी हैवीली डोप, तो यहाँ पे हम इसके साथ एन प्लस लिख देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ऑन जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें सिर्फ दो रीजन होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन एन रीजन्स हैं, दो हैवीली डोप पी और एन टाइप और एक लाइटली डोप एन टाइप रीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं डोपिंग। डोपिंग जो है इवेंचुअली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करती होती है कि जो आपके जो कैरियर्स हैं उसी कॉन्सेंट्रेशन के हैं। तो डोपिंग को अमूमन हम रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग रेज टू पावर पर सेंटीमीटर क्यूब में, जो डोपिंग है। तो अगर मैं देखूँ तो एनोड की जो है वो हाईली डोपिंग जो है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरीके से जो मेरे पास लाइटली डोप ड्रिफ्ट रीजन है उसकी है 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो वो है 10⁻19 पर सेंटीमीटर। देखिए एक चीज़ जो है ना, मैं अक्सर अपनी डिस्कशंस में लोगों को बताता हूँ कि नंबर्स नहीं होने चाहिए, आपको इनकी फिज़िक्स भी पता होनी चाहिए कि जी फिज़िक्स क्या इन्वॉल्व है इसके पीछे, ठीक है ना। सिर्फ आपने सिर्फ नंबर्स पे बात नहीं करनी कि जी बस ये 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, अब इसको आप रट लें जी, रट्टा लगा लें जी, बस ये आपके पास नहीं, इस तरीके से आपने नहीं करना। इफ़ यू गो लाइक दिस तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर हर चीज़ हम याद करते हैं। अगर हमें इसकी थोड़ी सी फिज़िक्स पता हो कि इन एक्चुअल चीज़ें ये क्या होती हैं, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। सो वी स्टार्ट राइट फ्रॉम वेयर, जहाँ पे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। मटेरियल्स की क्लासीफाई करते हुए मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स को कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिवाइड किया जाता है। अगर एक मटेरियल जो है वो कंडक्टर है तो इसके अंदर 10⁻22 टू 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब कैरियर्स होते हैं। अगर एक डिवाइस, एक मटेरियल जो है कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर जो है इंसुलेटर है, इट विल हैव 10⁻3 पर सेंटीमीटर क्यूब मैक्सिमम कैरियर्स हो सकते हैं। दीज आर द टू लिमिट्स। और मैंने आपको बताया था पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1/1 का जो आपका क्यूब बनता है, क्यूब जो मैंने आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर बताया था, बड़ा सिंपल है। यू कैन ऑलवेज मेक इट फॉर जस्ट हैविंग एन आइडिया ऑफ इट कि क्या ये क्यूब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितने कैरियर्स हैं इस पे ये डिपेंड करता है। दिस इज द क्यूबिकल स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो अगर इंसुलेटर है तो उसके अंदर सिर्फ 1000, मैक्सिमम 1000 कैरियर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एक सॉरी इंसुलेटर है तो फिर अगर कंडक्टर है 10⁻22 टू 10⁻23, दिस इज ह्यूज नंबर, ये ह्यूज नंबर है। अब यहाँ पे जो हमने डिवाइस बनाई है इसके अंदर हमने 10⁻19 और 10⁻14, 10⁻19 का मतलब ये है कि इट इज़ ओनली 1000 टाइम्स लेस देन ए कंडक्टर, जो कैरियर कंसनट्रेशन है इतनी करीब है ये, व्हाट आई वुड से टू दी कंडक्टर की जो कैरियर कंसनट्रेशन उसके इतनी करीब आ जाती है। इतनी हैवी डोपिंग जो है वो पावर डिवाइसेस के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। वाई? बिकॉज वी वांट ए ह्यूज करंट टू बी कंडक्टेड व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन। इसीलिए यही नहीं चाह रहे थे कि हम कंडक्ट करें, बल्कि हमारा कंट्रोल भी तो रहे ना, क्योंकि कंडक्टर में हमारे पास कंट्रोल ही नहीं होता। वी हैव नो कंट्रोल, नो कॉपर लगा दिया, अब आप उसी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसी कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली हम इतनी ही डोपिंग करते हैं कि जहाँ पे हमारा डिवाइस के ऊपर कंट्रोल बाकी रहे। तो ये मैक्सिमम लिमिट है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि हमारा जो लाइटली डोप रीजन है वो 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितना डिफरेंस है भाई? So it is basically there is a difference of 10⁻5 per centimeter cube. What is for 10⁻5? If we want to translate into our local language, this is 1 लाख कैरियर्स। 1 लाख कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं आपके पास एनोड और कैथोड रीजन, वेयर एज 1 लाख कैरियर्स कम हैं इन द ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो क्यूब है, अगर मैं इसको देखूं तो इस तरीके से है कि ड्रिफ्ट रीजन में इस क्यूब के अंदर सिर्फ एक कैरियर है, लेकिन यही क्यूब अगर कैथोड या एनोड का हिस्सा हो तो इसके अंदर 1 लाख कैरियर्स हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दिस स्मॉलर रीजन, इफ इट इज ए इफ इट इज बेसिकली इन द ड्रिफ्ट रीजन, तो इसके अंदर सिर्फ एक कैरियर है, दैट इज ये तो ना होने के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास है। लेकिन अगर यही हिस्सा एनोड या कैथोड का है तो इसके अंदर 1 लाख कैरियर्स। नाउ दिस विल बी वेरी इमेजिनेटिव कि आप अगर इसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो फिर आप समझने लग जाएंगे अच्छा यार इतना बड़ा डिफरेंस है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का। एंड इवेंचुअली यू विल कम टू अंडरस्टैंड, और ये आपको याद रखना है, डोपिंग डेंसिटी रिलेट करती है कनेक्टिविटी से। तो जिनकी इतनी हाई डोपिंग डेंसिटी है उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी उन रीजन्स की, वेयर एज जिन रीजन्स की डोपिंग डेंसिटी कम है उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। लाजमी तो सिर्फ एक ही कैरियर है वही कंडक्ट करने के लिए, वहाँ पे तो 1 लाख कैरियर है कंडक्शन करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये उसके इन टर्म्स जो है ये डिफाइन हो जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जस्ट नॉट जस्ट मिररली रोड दीज नंबर्स। ये आपने सिर्फ नंबर्स याद कर लिए, लिख दिए, चलो जी
हमारे नंबर पूरे आए कोर्स का। नहीं कोर्स आपको पता तो नहीं लगा कि डिवाइस की असल फिजिक्स क्या है। मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल डिवाइस फिजिक्स। जब आप इमेजिन करेंगे, जब आप सोचेंगे कि यार इस डिवाइस के अंदर इस तरीके से, देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देनी है कि आपने जो है इन रीजन समझ। लास्टली हमारे पास कैथोड है। कैथोड रीजन जो है हमारे पास 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आते हैं डायमेंशंस के ऊपर। व्हाट आर द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ दिस रीजन्स। सबसे पहले जो हमारे पास एनोड रीजन है, यहाँ पे मैंने बताऊँ आपको सीधी सच्ची बात बताऊँ, एनोड रीजन ने बहुत बड़ा बनाया हुआ है इस सिर्फ दिखाने के लिए। जस्ट आप अंडरस्टैंड करें कि भाई ये रीजन जो है वो बड़ा। अदरवाइज अगर मैं इसकी विथ की बात करूँ तो इट इज़ ओनली ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स। इसकी जो विथ है वो सिर्फ 10 माइक्रोमीटर्स है एनोड रीजन की। जैसे अब अबाउट एनोड रीजन, इसकी 10 माइक्रोमीटर जो है उसकी विथ है। whereas what is the width of drift region now। अब यहाँ पे जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पिछला मेरी वीडियो थी उससे रिलेट कर जाएगा कि इफ़ यू हैव ए लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज द ड्रिफ्ट रीजन विल बी लार्ज इन डायमेंशन। if you have a small breakdown voltage the large drift region will be small in dimensions। So the width of the drift region depends on breakdown voltage। ठीक है जी, ये वही होगी जो बेसिकली आपकी इसकी विथ वही होगी जो आपकी डिज़ायर्ड होगी कि जी हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, उसके मुताबिक इसकी विथ होगी। ये जैसे इंटरेस्टिंग है, अभी इस पर इसके हम डिस्कशंस करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी इसका मतलब ये कि अगर फिर, और अब आपको यहाँ से एक चीज़ और भी अंडरस्टैंड आई जो ट्रेड ऑफ हमने बात किए थे। पहला ट्रेड ऑफ क्या था? पहला ट्रेड ऑफ ये था कि अगर आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आपके ऑन स्टेट लॉसेज भी ज़्यादा होंगे। तो अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ भाई ये कैसे होगा। अगर आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज ज़्यादा होगी तो ये ड्रिफ्ट रीजन जो है ये ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसकी डायमेंशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा और जब ये इसका डायमेंशन ज़्यादा होगी तो आपको पता ही है कि इसकी डोपिंग डेंसिटी लो है। तो इसकी डोपिंग डेंसिटी लो होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा ये बनता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती चली जाएगी। और अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो चूँकि फॉरवर्ड में करंट कंडक्ट ही इसके थ्रू हो रहा है, सारा का सारा करंट पास ही इससे करेगा, तो आपके पास ऑन स्टेट लॉसेज ज़्यादा होंगे। ये है वो ट्रेड ऑफ, और ये हर डिवाइस के अंदर बैठेगा। जब भी आपके पास आप ऑन स्टेट जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाएंगे ऑन स्टेट लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है ना। ये आपने हर डिवाइस के पर्सपेक्टिव में ये डिस्कशन अपने जहन में रखनी है कि जी मेरे पास ये रीजन है, ठीक है, दैट इज़ द ड्रिफ्ट रीजन, और अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो इसकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि इसकी डोपिंग डेंसिटी लो है तो इस पे जो ऑन स्टेट लॉसेज हो रहे होंगे वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये आपने जो है अपने जहन में बिठा लेना है, ये ट्रेड ऑफ है, प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ। हर डिवाइस डिज़ाइनर जो है उसको फेस अप करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर कितना होगा? सो कलेक्टर जो होगा हमारे पास होगा 250 माइक्रोमीटर्स का कलेक्टर। क्योंकि वो यार 250 माइक्रोमीटर्स दैट्स ए बिग नंबर। वाई? बिकॉज आप कहेंगे यार एनोड तो हमने सिर्फ 10 माइक्रोमीटर का बनाया था, वेयरएज कलेक्टर हमने 250 माइक्रोमीटर्स का बनाया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देयर मस्ट बी सम लॉजिकल रीज़न टू बेसिकली जस्टिफाई कि जी हमने इसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी क्यों रखी हैं। सो द रीज़न इज़ दैट all the recombinations will occur in collector in कैथोड रीजन के अंदर ही सारे रिकम्बिनेशन होंगे। सो जब भी आपको मैंने पहले बताया था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करता है इन एन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर इट इमिट्स हीट एनर्जी। तो भाई लाजिम बात है ये हीट एनर्जी सारी की सारी इमिट इधर होगी। तो ये रीजन जो है ये सबसे बड़ा इसलिए बनाया जाता है, और फिर इसको फर्दर आगे सरफेस एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है। इससे अटैच करके सरफेस एरिया, कभी कभी इसको मेटल से अटैच कर दिया जाता है या किसी और चीज़ से अटैच कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया और ये डिसिपेट कर। तो जो आपकी डिवाइस की हीट कैपेबिलिटी होती है
हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी, ये बड़ा पिछले भी डिस्कस हुआ है। हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी दैट इज इनहेंस्ड। तो इसकी जो डायमेंशन ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि हमने हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी जो है वो इन्हेंस कर दी है अपनी डिवाइस, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बुक में कहीं भी नहीं लिखी होती है। बुक्स कभी भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रही होती हैं, इतनी ओपनली ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, अदरवाइज़ ऑथर के जहन में ये होती है। लेकिन पर लिखते हुए वो ये चीज़ें जो हैं वो या तो स्किप कर दी जाती हैं जस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ टेक्स्ट, या फिर बस इग्नोर हो जाती हैं। वरना अगर जो पढ़ाने वाला है वो हमेशा इन चीज़ों को डिस्कस करेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम हैं कि आपके कलेक्टर की डायमेंशन इतनी क्यों है। एनोड देखें आप, एनोड बहुत छोटा बनाया है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो थोड़ा सा स्किप हुआ। आप समझेंगे कि एनोड जो है वो कंसनट्रेटेड होता है और इस तरीके से एक ही रीजन में बनाता है, नहीं, इस तरीके से नहीं बनाते। बल्कि एनोड के लिए हम एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर डिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन क्या कहती है? ब्रेक दी एनोड into very small regions and distribute them on the whole device surface area। ये बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो प्रैक्टिकली पावर डिवाइसेस में हमेशा, जहाँ से भी आप करंट इंजेक्शन करेंगे, करंट इंट्रोड्यूस कराएंगे डिवाइस के अंदर, वहाँ पे आप इंटरडिजिटेशन करते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में आप तकसीम कर देंगे एनोड को, इस तरह एक जगह कंसनट्रेट नहीं होगा, बल्कि ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल रीजन्स में होगा और ये स्प्रेड हो जाएगा पूरी डिवाइस पे। इसका फ़ायदा क्या होगा? द करंट विल बी स्प्रेड इवनली विद थ्रू द डिवाइस। इवन स्प्रेडिंग ऑफ करंट होती है थ्रू द डिवाइस। ये बड़ा ही अहम फीचर है डिवाइस, नॉर्मली ये भी इग्नोर हो जाता है। तो आपने पढ़ा दिया, अब बच्चे का जहन बन जाएगा कि भाई ये तो सारा एक ही जगह होता है, एक ही जगह कंसनट्रेटेड है। इसका नुकसान क्या है? अगर एक ही जगह, ये देखें ना 10 माइक्रोमीटर का छोटा सा ये पैच है, एक ही जगह कंसनट्रेटेड हो तो सारा करंट इधर ही आ जाएगा, थ्रू आउट द डिवाइस स्प्रेड तो नहीं होगा। देखिए ना, इतनी बड़ी डिवाइस है आपकी, ये इतनी बड़ी आपकी डिवाइस है, इसमें आप इवनली स्प्रेडिंग चाहते हैं, सारा करंट थ्रू आउट फ्लो करें। क्यों? लार्ज करंट है, अगर किसी भी जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा तो उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कैरियर्स की कंडक्शन है वो तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिवाइस जो है वो आ जाती है टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस। और अगर टेम्परेचर रेस कर जाएगा तो इवेंचुअली इट विल लीड टू थर्मल ब्रेकडाउन और डिवाइस बर्न कर जाएगी, जल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप करंट इवनली स्प्रेड कर देंगे थ्रू आउट द डिवाइस और पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको यूटिलाइज करेंगे, तो डिवाइस का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा। It will have a uniform temperature. When it will have a uniform temperature, it can sustain more temperature, it can sustain more current, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन के बहुत ही अहम प्रिंसिपल्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। एनोड कैसा होगा, रिफ लेयर कैसी होनी चाहिए, कलेक्टर की विड्थ ऐसी क्यों है, तो ये पॉइंट्स आपकी जो है ना कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें मैंशन होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप प्रोसेसिंग करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप करते हैं प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जो करते हैं वो क्या है, तीनों रीजन्स के लिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका कैथोड होता है, कैथोड रीजन जो है इसको अमूमन हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहलाता है। और इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो प्री डोपिंग हुई हुई होती है। हम जब इसको परचेज़ करते हैं तो ये हम वहाँ पे बता देते हैं कि जी ये हमारा वेफर है, सिलिकॉन का वेफर है और ये हमने पावर डिवाइसेस के लिए यूज़ करना है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना 10⁻19/cm। तो ये प्री डोपिंग में हमें मिल जाता है। वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स कि हम इसकी प्री डोपिंग करें। सेकेंड जो रीजन है एनोड, ये हम करते हैं डिफ्यूज़ रीजन होता है।
और इसके अंदर भी जो है हम बड़ी हाई इम्प्योरिटीज़ डालते हैं और इसको डिफ्यूज़ करा देते हैं। लेकिन जो सबसे अहम रीजन है जिसकी सबसे सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग होती है वो है ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन सबसे अहम, ठीक है ना। क्यों भाई? इसकी हम करते हैं एपिटेक्सियल ग्रोथ। एपिटेक्सियल ग्रोथ। अब ये एपिटेक्सियल ग्रोथ क्या होती है जी? ऑब्वियसली आप बताएंगे सर ये क्या, ये तो नया आपने वर्ड यूज़ कर दिया एपिटेक्सियल ग्रोथ। एपिटेक्सियल ग्रोथ ये है कि जो आपकी बेस होती है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो बेस है वो आपका सबस्ट्रेट है। ये जो सबस्ट्रेट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर उसको सिमिलर कॉपी ऊपर करता जाए और इस रीजन को ग्रो किया जाए तो इसको एपिटेक्सियल ग्रोथ कहते हैं। अगर उस स्ट्रक्चर को सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर रखा जाए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपकी बेस सबस्ट्रेट का, और उसको कॉपी करते हुए इसको ग्रो किया जाए इस लेयर को, तो उसको एपिटेक्सियल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, इसकी कंट्रोल डोपिंग की जाती है। कंट्रोल डोपिंग टू अचीव 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, कंट्रोल डोपिंग की जाती है। और ये नॉर्मली हम आयन इम्प्लांटेशन से करते हैं। एंड इसके बड़े कंट्रोल डोपिंग के बाद फिर हम इसकी जो है अनीलिंग करके जो एग्जैक्ट डोपिंग हम चाह रहे होते हैं वो अचीव करते हैं। तो इसमें लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व। कॉस्ट इसका फैक्टर जो है वो, इसका कॉस्ट फैक्टर इंक्रीज ही इस वजह से होता है कि ये जो आप ड्रिफ्ट रीजन ग्रो करते हैं जिसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये सेटिस्फाई करता है, ये दो कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स को टैकल करता है, तो वो इसके अंदर इस तरीके से आती हैं, कंट्रोल डोपिंग की मदद से की जाती है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू हो गया माइक्रोटेनिक प्रोसेसिंग का। ये बेसिकली इसी तरीके से है कि दो आई रिलेटेड टू दिस एरिया, सो आई नो दिस थिंग्स कि यार इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। तो दिस कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑन दी पावर डायोड कंस्ट्रक्शन। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इसमें हमने चीज़ें डिस्कस की हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बड़ी प्रैक्टिकल नेचर की हैं। एंड आई होप सो यू विल बेसिकली स्टडी देम वेरी केयरफुली, और आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगी इन डेवलपिंग इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी डिज़ाइन पावर डिवाइस। ठीक है, थैंक यू।